चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और हम पहुंच रहे हैं अब गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हम पहुंच रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये है एनसीईआरटी में 4.7 नंबर का टॉपिक, एम्पियर का परिपथीय नियम। लिख देते हैं इसका नाम। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अंग्रेजी में लिखते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर्स कर देते हैं ऐसे, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ठीक, क्या बताता है ये नियम? अब इस बात पर आएंगे। देखिए, अगर बायो सावर्ट नियम को अभिव्यक्त करने का एक अन्य वैकल्पिक तथा रुचिकर उपाय है एम्पियर का परिपथीय नियम, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसमें धारा लगातार हो, अनंत तक हो, यानी धारा को कहीं बीच में रोका ना जाए। जैसे मान लीजिए किसी करंट के टुकड़े पर बायो सावर्ट का नियम लग जाता है, लेकिन करंट के टुकड़े पर एम्पियर का नियम नहीं लगता। ये फ़र्क है बस। जहाँ जहाँ पर बायो सावर्ट का नियम लगता है वहाँ हर जगह एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ नहीं लगता, लेकिन जहाँ जहाँ पर एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ लगता है वहाँ हर जगह पर बायो सावर्ट का नियम लग जाता है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि अगर एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ से बायो सावर्ट की तरफ जाएं तो बात बन जाएगी, चले जाएंगे, लगा लेंगे उसको। यानी हम अगर किसी चीज़ पर एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ लगा रहे हैं और हमें कोई परिणाम मिल रहा है तो बायो वाले से भी मिल जाएगा, बायो सावर्ट वाले से भी मिल जाएगा। लेकिन हर जगह अगर बायो सावर्ट लगा रहे हैं तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से हर जगह परिणाम नहीं मिलता, ये बात है। तो बात करें कि बायो सावर्ट नियम को आसान बनाने का या उससे रिजल्ट निकालने का ये एक वैकल्पिक और रुचिकर उपाय है। अब ये नियम क्या है, इसे देखते हैं। नियम क्या है? मान लीजिए कोई लगातार करंट हो, मान लीजिए कोई लगातार करंट हो, अनंत धारावाही चालक। इसमें कोई करंट है, मान लीजिए I, और ये है अनंत, ऐसे। ठीक, तो धारा के चलने के लंबवत जो तल होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये तो आप दाएं हाथ की हथेली से भी देख सकते हैं कि अगर इस करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र हो तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ आएगा। यानी धारा के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो है इस बोर्ड में घुस जाएगा और इसमें आ जाएगा। मान लीजिए धारा की दिशा के लंबवत एक तल बनाया जाए। अब धारा की दिशा के लंबवत तल बनाने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आप गणित की भाषा में समझ लें इसको। मान लीजिए धारा है y अक्ष पर और ये है x और ये कोई अक्ष है दूसरा z। ठीक, अब धारा की दिशा को अगर मैं y अक्ष की दिशा मान लूँ ऐसे, तो z x अक्ष दोनों के तल में एक वृत्त बना लूँ, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r त्रिज्या का एक वृत्त बना लूँ x और z तल में, तो धारा
की दिशा के लंबवत एक तल होगा। अब इस वृत्त पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा को रख दूं तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी और ये एक वृत्ताकार लूप में घूम रहा होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर एक वृत्ताकार लूप बना लूँ ऐसे यूँ, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा होगा B, और उसकी कुछ लंबाई ले लूँ dl। dl को इसी तरीके से लूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में dl बना लूँ ऐसे। और ये dl जो है अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूँ और इन्हें जोड़ता चला जाऊँ तो ये सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र इस dl पर यानी पूरे वृत्त की परिधि पर ये फैला हुआ होगा। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर इस dl को, इस कोण को अगर छोटा करता चला जाऊँ, देखो जो कोण है छोटा जो dl पे बनता है, अगर इस कोण को छोटा करता चला जाऊँ तो dl बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और सभी एक सरल रेखाओं के रूप में आ जाएंगे, छोटी छोटी रेखाओं के रूप में आ जाएंगे। और उन रेखाओं को अगर जोड़ दूँ पूरे वृत्त की परिधि पर तो पूरे वृत्त की परिधि की लंबाई आ जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र उस रेखा पे, रेखा के अनुदिश रहता है, वो उस रेखा के ऊपर उसका समाकलन कर दूँ तो नियम ये कह रहा है कि ये चीज़ होगी B.dl, बंद करना पड़ेगा, इसे कहते हैं बंद समाकलन, यानी लूप को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक तोड़ दिया, यहाँ पे मान लो लूप है ही नहीं कुछ जगह में, ऐसा नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है वो एक संतत वक्र होती है, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। तो इसका मतलब हो गया सीधा कि चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा या उसका वक्र घूम रहा है धारा के चारों तरफ एक लंबवत तल के ऊपर। अब नियम कहता है कि ये चीज़ होनी चाहिए μ0I। μ0 आप जानते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और धारा I। ठीक, तो ये नियम है जो बता रहा है नियम के अनुसार कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जो उसका सरल रेखीय समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र का सरल रेखीय समाकलन जो होता है किसी भी धारावाही चालक के चारों तरफ, वो धारा का μ0 टाइम्स होता है, धारा का μ0 गुणा होता है, ये बताता है नियम। अब नियम में यहाँ पर एम्पियर का नियम यह कहता है कि समाकलन पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुणा होता है चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो है वो प्रवाहित होने वाली धारा का μ0 गुणा होता है। ठीक, अब इसमें इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए इसकी भाषा बना कर देता हूँ मैं आपको, इसको भाषा में भी लिख देते हैं। धारावाही चालक के चारों ओर, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का सरल रेखीय समाकलन धारा के μ0 गुणा होता है। ये बन गया नियम। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का सरल रेखीय समाकलन धारा के μ0 गुणा होता है। तो ये नियम इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो नियम तो इतना ही है। अब मान लीजिए इसको लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इस धारा के कारण, मान लीजिए हम इस देखें dl और b, तो हम देख रहे हैं b और dl के बीच में यहाँ कोण है 0, तो क्या लिखते हैं उसको, b dl
cos 0 म्यू नॉट आई, यानी जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वही डीएल ली गई है। डीएल जो लिया गया है वृत्त की स्पर्श रेखा पर लिया गया है। अब ये डीएल का पूरा मान लिख दें 2 पाई आर, और इस आर को बना दें इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्ताकार लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है उसकी त्रिज्या आर बना दें, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, ऐसे। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक ये नियम लागू होगा? कहता है सीधे सीधे देखने पर, अगर हम सीधे सीधे देखते हैं तो ये नियम होता है लागू धारावाही चालक की जो सतह है, यानी धारावाही चालक यानी करंट के चालक की जो सतह है, ये करंट है मान लीजिए, यहाँ से लेके आगे ये अनंत तक लागू होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सतह के अंदर अगर हम आ जाते हैं, करंट के अंदर आ जाते हैं, तो करंट का मान घटता है। ठीक, तो उस नियम के अनुसार अगर हम धारावाही चालक के बिल्कुल केंद्र पे आ जाते हैं, उसके बिल्कुल अक्ष पे आ जाते हैं, तो B का मान शून्य हो जाता है, अनंत नहीं होता। सामान्यतः हम ये रख देते हैं, कई बार ये विचार कर लेते हैं कि यार अगर R को 0 कर लूँ तो B का मान अनंत हो जाएगा, क्योंकि R को 0 रख दूँ। ये बात गलत है, क्योंकि जब R को 0 रखोगे तो I का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो I का मान 0 हो जाएगा, तो R का मान थोड़ा बहुत रख भी लें तो B का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी उसमें धारा नहीं होगी। यानी धारा पहले से प्रभावित करती है, बाद में R होता है। तो पहले धारा शून्य हो गई, अगर R को चले गए लेके इस धारावाही चालक के बिल्कुल केंद्र पे चले गए, बिल्कुल इसके अक्ष पे चले गए, तो धारा शून्य हो जाएगी। और R हो गया शून्य, तो शून्य बटे शून्य परिभाषित नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। ठीक, तो कहते हैं कि धारा को शून्य करें और R का मान कुछ ले भी लें थोड़ा सा, शून्य बटे कुछ थोड़ा सा, तो I 0, तो इस केस में क्या होता है? B 0 होता है, अनंत नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है कि सूत्र जो लागू हो रहा है बिल्कुल सीधे सीधे अर्थों में, वो धारावाही चालक की सतह या सतह के बाहर लागू हो रहा है। अगर धारावाही चालक के अंदर आएंगे तो फिर देखना पड़ेगा वहाँ कितनी धारा है उसमें, जो कि एक प्रयोग है, अनुप्रयोग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण में दिया हुआ है, मैं कराऊंगा आपको। ठीक, तो कुल मिलाकर एक बात ये आ जाती है इसमें। दूसरी बात कि ये लागू कैसे करें, इसके लिए लागू करने के लिए शर्त है कि धारा का प्रवाह लगातार हो, अनंत से अनंत तक, तब ये सीधे सीधे लागू हो जाता है। इस केस में भी लागू हो जाता है, और ऐसे कई केस हैं जिनमें लागू हो जाता है। परिनालिका, सोलेनॉइड है, टॉरॉइड है, उन सब चीज़ों पे भी ये लागू हो जाता है। थोड़ा सा निष्कर्ष अगर देखें इसका कि भाई निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, तो यहाँ समझना ज़रूरी है इसको। कहता है बेलनाकार सम्मति है चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बेलनाकार सम्मति है। बेलनाकार सम्मति से मतलब समझ रहे होंगे कि जिस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है इस परिधि पर घूम रही है, वैसे ही थोड़ा और नीचे आ जाएं तो ऐसी ही रेखाएं बार बार घूम रही होंगी यूँ। तो यानी एक बेलनाकार सम्मति है, यानी इस बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अनंत तक घूम रही होंगी। ठीक, और अनंत तक ये पहुंचता है, जैसे मैंने बताया अनंत तक पहुंचता है। तो अगर एक से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ऐसे 1 2 3 इस तरीके से बना देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे बना सकते हैं यूँ। ठीक, एक मैंने बताया कि अनंत नहीं होता बल्कि शून्य होता है। ठीक, यानी अगर धारा आर को शून्य रख दें तो बी भी शून्य हो जाता है, क्योंकि धारा का मान ही शून्य हो जाता है। अब तार को अपने किस दाएं दक्षिण हस्त नियम कहते हैं इसको, ये तो आप जानते हैं। तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि यह आपका तना हुआ अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे
और फिर घुमाइए, विद्युत धारा की दिशा में तना हुआ अंगूठा संकेत करे, फिर घुमाइए, तो राइट हैंड थंब रूल बोल देते हैं इसको। ठीक, अंगूठे पे कौन है, अंगूठे पे धारा है, और घुमाएंगे हाथ तो क्या बनेगी, विद्युत बल रेखाएं, ना सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उसके चारों तरफ घूम रही होंगी। ये अंगूठे से आप देख सकते हैं सरलता से। इस चैप्टर में ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि दिशा किस तरफ होती है, क्योंकि दिशा में तो आप किसी भी नियम से निकालें, बायो सावर्ट से निकालें या इससे निकालें, दाएं हाथ से ही आप देखते हैं अक्सर। ठीक, चलिए अब चलते हैं। इसका नियम तो हमने लिख दिया, बता दिया, इसकी बातें बता दी, शर्तें बता दी। अब देखते हैं इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है। ठीक, तो पहला अनुप्रयोग आता है एनसीईआरटी के उदाहरण से। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये, बोर्ड परीक्षाओं में आता रहता है ये उदाहरण, ध्यान रहे। बोर्ड परीक्षा में या तो एम्पियर का परिपथीय नियम यही आ जाएगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से लिख दो इसको सिंपली। ठीक, बढ़ाना चाहें जो आप बढ़ा के लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो नियम तो ये और ये नियम है, बस ये दो बातें हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं ज़रूरी बात की तरफ। ठीक, लेते हैं एनसीईआरटी का एक उदाहरण। उदाहरण संख्या है 4-8। देखिए मैं कुछ लिखूंगा यहाँ, उसका ध्यान रहे। अब मैं कोई बात लिखूंगा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, चलिए कहता है चित्र 4-8 में, उदाहरण 4-8 में, चित्र 4-15 में एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का एक तार जिसकी त्रिज्या ए है, विद्युत धारावाही तार जिसमें स्थायी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है दर्शाया गया है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। क्षेत्र ए से कम हो आर, ए से बड़ा हो, चुंबकीय क्षेत्र परिकलित कीजिए। धारा आई है, त्रिज्या आर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको समझाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, सवाल में क्या कहना चाहते हैं। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा हमें। पहले हम क्या करते हैं कि इस तरीके से एक धारा बनाते हैं। देखिए ऐसे, ये मोटा करके दिखाना पड़ेगा इसमें, तभी दिखाई देगा। ऐसे ये मान लीजिए धारावाही चालक है इस तरीके से। ठीक, और ये लंबा है, इसकी लंबाई जो है वो अनंत है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि ये धारावाही चालक जो है, ये देखिए धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक है। और जो इसकी त्रिज्या है वो ए के बराबर है, यानी जो त्रिज्या है वो ए के बराबर है, ऐसे। और चालक में कुल धारा वो आई के बराबर है, यानी चालक में जो कुल धारा है वो कितनी है, आई के बराबर है। तो लिख लेते हैं चालक में कुल धारा आई के बराबर है। ठीक, और चालक की त्रिज्या, चालक की त्रिज्या ये ए के बराबर है। ठीक, अब बनाते हैं चालक का अक्ष। चालक का अक्ष यानी बिल्कुल केंद्र से होते हुए ये चालक का अक्ष है। देखिए ये चालक का अक्ष है। चालक जा रहा है अनंत तक और चालक आ रहा है अनंत से, लंबा धारावाही चालक। ठीक, अब इसमें कहता है एक बिंदु ऐसा लीजिए जो चालक के अंदर हो बाहर हो, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। अब चालक के अंदर, चालक के अंदर आर दूरी पर, कहाँ से, अक्ष से, एक बिंदु P लेने पर
अक्ष से एक बिंदु P लेने पर। अब ये बिंदु P जो है कहाँ लोगे ज़रा देखो, r दूरी पर लेना है, मान लीजिए ये अक्ष है और चालक के अंदर इसको लेना है तो कहीं भी ले सकते हैं, पूरा चालक अनंत लंबाई का है। तो बिंदु P मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये है बिंदु P, ठीक। और ये जो बिंदु P से अक्ष से दूरी है बिंदु P की वो r के बराबर है, ऐसे, ठीक। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है तो ज़रूरी है कि बिंदु P से होकर एक परिपथीय, एम्पियर का एक परिपथ, ठीक, एक परिपथ बनाया पड़े। परिपथ मतलब एक सर्क्यूटल जो है बनाए, एक सर्कल बनाए, एक परिधि बनाए और देखें कि उसके अंदर कितनी धारा है। अब मान लीजिए एम्पियर सर्क्यूटल लूप बनाएं, पाश बनाएं, तो यहाँ से एक ऐसा लूप बनाना पड़ेगा। देखिए r त्रिज्या का ये एम्पियर का लूप है, एम्पियर का पाश है। तो कहता है अगर आप इसके बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इस लूप के अंदर कितनी धारा है, क्योंकि जो धारा लूप के बाहर चली गई उसका चुंबकीय क्षेत्र लूप के अंदर नहीं होगा। लूप के अंदर जो नियम बता रहा है कि जो परिपथीय लूप है, सर्क्यूटल जो लूप है आपका, उसके अंदर कितनी धारा है। तो इसका मतलब हो गया कि फिर हमें इसके अंदर की धारा को देखना पड़ेगा, इसके अंदर जो धारा आएगी उसको देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर की धारा को यहाँ से देखो निकाला जा सकता है आसानी से। अब ये समझ में आ रही होगी बात आपकी, कितने एरिया में धारा लेनी है। अब देखियो अंदर की धारा के लिए मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये R के अंदर आने वाली धारा, ये तो R के अंदर आने वाली धारा, यहाँ वाली धारा, उसको मान लेते हैं I', जबकि जो कुल धारा है वो I है, जो कुल धारा है इसमें तार में वो I है। तो परिपथीय नियम लगा देने पर P से R पे, है ना, तो P के चारों तरफ परिपथीय नियम लगा देने पर, है ना, बिंदु P के चारों ओर एम्पियर लूप लगाने पर, देखो क्या लिख दिया मैंने लूप लगाने पर, ठीक। तो बात सीधे समझ में आ रही है, आगे बढ़ते चलें। B/dl μ0 I', अब यहाँ देखना पड़ेगा भाई I' जो है इसमें कितनी धारा है, जिस धारा के बाहर ये बिंदु P पड़ता है, और dl ये देखना पड़ेगा कि इस लूप की जो परिधि है वो कितनी लंबी है। तो इस लूप की जो परिधि है जिस पर ये बिंदु P है, अगर देखें r त्रिज्या की, तो हो जाएगी b 2πr और μ0 I', ठीक। अब I' इसके अंदर कितनी धारा है, इस हिस्से में कितनी धारा है। तो देखिए I' कैसे निकालते हैं, कुल धारा बटे कुल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे कहते हैं धारा घनत्व, ठीक। और कितने क्षेत्रफल में लेना है, πr² में लेना है। तो धारा का मान आ गया I r² बटे a², ये आ गया धारा का मान, ठीक। अब ये I' का जो मान है ये वहाँ रख देते हैं, ठीक। इससे हमें हमारा परिणाम मिलेगा b 2πr μ0 I r² और a², ये मिल गया। देखिए अब यहाँ से एक r काटेंगे, 2π को लेके जाएंगे, तो कुल मिलाकर जो b का मान है वो मिलेगा हमें। b का मान मिल गया μ0 I r 2πa²। देखिए ये मिल गया b का मान। ये b का मान कहाँ तक लागू है, बात ये देखनी है कि b का मान कहाँ तक लागू है। कह रहा है ये लागू हो जाएगा r जो है 0 से a तक, 0 से a तक ये लागू हो जाएगा, क्योंकि 0 से a तक
इस लूप के अंदर धारा बढ़ रही है। यानी अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल यहाँ ला के देखें या केंद्र पे देखें, बीच में कहीं भी देखें, तो आर का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज़ लागू हो जाएगी। अगर हम बाहर चले गए, अगर हम इसके पृष्ठ से बाहर चले गए, कह रहे तब ये लागू नहीं होगा, तब आपको सूत्र दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ये लागू हो गया। देखिए यहाँ पर ये सूत्र क्या बता रहा है कि आर के समानुपाती, यानी इसके अक्ष से बाहर आने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, लेकिन केवल पृष्ठ तक बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर धारा बढ़ती जाती है, इसलिए बढ़ता है। अगर पृष्ठ के बाहर चला जाऊं तो फिर नहीं, फिर सूत्र दूसरा लगेगा, फिर उसमें देखना पड़ेगा कि फिर घटेगा, क्योंकि फिर उसके अंदर धारा नहीं बढ़ेगी। ठीक, चलिए ये तो हो गया अंदर की बात, यानी धारावाही चालक के तार के अंदर कैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये वो बात आ गई। अब लेते हैं बाहर के लिए, अगर चालक के बाहर जाना हो, यदि बिंदु P चालक के बाहर उसके अक्ष से r दूरी पर हो, तो यदि बिंदु P चालक के बाहर r बड़ा हो a से, है ना, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, r बड़ा हो a से और अनंत तक चला जाए हो, तो तब क्या होगा। अब देख लेते हैं, अगर मान लीजिए ये बिंदु P चालक के बाहर चला जाए, यहाँ चला जाए, ठीक, तो एम्पियर का लूप ये बनेगा। ये बिंदु P यहाँ क्या, देखिए। अब इस पूरी चीज़ को दोबारा से R मान लूँ, ऐसे समझ रहे होंगे कि इस पूरी चीज़ को दोबारा से R मान लूँ ऐसे, तो इस परिधि के अंदर, एम्पियर के लूप के अंदर जो धारा है, तो आप देख रहे हैं कि वो सारी की सारी धारा जितनी इस चालक में बह रही है इसके अंदर आ गई। मान लीजिए तार है, तार के बाहर देखूं जाके तो सारी धारा इस तार में जितनी भी है उस लूप के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो उस केस में सरल है, b 2 पाई r म्यू नॉट आई। ये जो r है इस बार ये a से बड़ा है, तो यहाँ पे b कितना हो गया, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r, यानी चालक के बाहर के लिए ये सूत्र है। तो आप देख रहे हैं कि चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है r के बढ़ने के साथ साथ, जबकि केंद्र से चालक के पृष्ठ तक चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है r के बढ़ने के साथ साथ। कारण कि यहाँ धारा बढ़ती जाती है और बाहर घटता है, कारण कि r का मान तो बढ़ता है लेकिन धारा का मान नहीं बढ़ता है। वो चालक में जितनी है अधिकतम धारा वो लग जाती है उसमें। ठीक, अब बात आती है कि ये हो गया मामला बाहर के लिए, ये हो गया मामला अंदर के लिए। ठीक, अब इन दोनों का ग्राफ बनाया जा सकता है, इन दोनों को ग्राफ पे दिखाया जा सकता है कि किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ग्राफ बना दें अगर, देखिए इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। ये r है और ये b है। तो जब r हो जाता है a के बराबर तब तक बढ़ता है b का मान, b का मान तब तक बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, इस नियम के अनुसार। और जब बाहर निकल जाते हैं तो इस नियम के अनुसार b का मान घटता है। ठीक, ये जो मान है ये अधिकतम है, चुंबकीय क्षेत्र का ये अधिकतम मान है। ठीक, जो है बी मैक्स। बी मैक्स से मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और बी मैक्स का मान क्या है, बी मैक्स को लिखना चाहूँ भाई, अधिकतम कितना हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए।
2πa, यानी इसमें r बराबर a लगा दें तो भी, और इसमें r बराबर a लगा दें तो भी। यानी अगर देखा जाए चुंबकीय क्षेत्र r का संतत फलन है, r का संतत फलन है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अक्ष से r बराबर 0 से i बराबर 0 से विकसित होता है और अनंत तक जाता है। उसका अधिकतम मान धारावाही चालक के पृष्ठ के आसपास होता है। ठीक, यानी अगर किसी तार में से करंट बह रही है, मान लीजिए, बहुत बढ़िया बात है ये, अगर किसी तार में से करंट बह रही है, मान लीजिए इसमें करंट बह रही है ना, ऐसे, तो इसके पृष्ठ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। बाद में ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, यानी फिर मान घटने लगता है। ठीक, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आता है। एनसीईआरटी का ये उदाहरण है 8 नंबर का। पुस्तक से पढ़ के इसको ठीक से एक बार फिर समझ लें आप। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं अपनी तरफ से आपको एक उदाहरण करा रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो ज़रूरी हैं, 1-2 वो उदाहरण करा रहा हूँ अपनी तरफ से। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि चालक के अंदर, धारावाही चालक के अंदर जो चीज़ होती है, करंट से जो बनी हुई चीज़ होती है, उसे कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व अगर कांस्टेंट है तो उसका आपने अभी देख लिया कि धारा घनत्व कांस्टेंट है। धारा तार के अनुप्रस्थ काट पे एक समान रूप से फैली हुई है। लेकिन अगर थोड़ा बदल दें कि धारा घनत्व जो है तार के अक्ष से तार की सतह तक जाने में, तार के अक्ष से तार के पृष्ठ तक, सतह तक जाने में उसका मान बढ़ता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निर्भर करेगा। अब देखिए, इसको बना देता हूँ थोड़ा सा मैं। मान लीजिए ये तार है हमारे पास एक, इस तरीके से, और ये जो अंदर की त्रिज्या है ये a है। ये जो अंदर की त्रिज्या है ये खाली है। ये एक गोलीय बेलनाकार कोश जिसे कहते हैं, खाली बेलन। इसमें धारा बह रही है इस तरीके से आगे की तरफ। धारा का कुल मान I है और इसकी जो बाहरी त्रिज्या है वो b है। ठीक, अब इसमें मान लीजिए कि जो धारा घनत्व है वो r पर निर्भर करता है, केंद्र से r पर, और उसका मान बढ़ता जाता है। उसका मान सतह तक आते आते बढ़ता जाता है। तो हमसे पूछा गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी बिंदु पर, जो बिंदु a से b के बीच में पड़ता हो, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। यानी जो r है वो किस तरीके से दिया, a से b के बीच में, ऐसे। तब बताइए, और धारा घनत्व बढ़ रहा है तो धारा घनत्व को लिखा J, ये लिखा J0 R, ये बढ़ता जाता है। यानी अगर शुरुआत देखें कहाँ से होती है, शुरुआत होती है J0 R JA से, और अधिकतम होता है JB तक। R का मान लगा सकते हैं आप, इसमें R का मान आप रख सकते हैं भाई, कहाँ से कहाँ तक बढ़ता, तो वो धारा घनत्व है। ठीक, अगर मैं इस बिंदु P पर एम्पियर का लूप लगा दूँ अंदर के लिए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस इतने से क्षेत्रफल में कितनी धारा होगी। इस वाले में मुझे धारा देखनी पड़ेगी। देखिए, बड़ी सरल सी बात है ये। क्यों? क्योंकि जो अंदर जगह है, ए त्रिज्या है, वो खाली है, उसमें धारा नहीं है, तो उसमें तो चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो धारा है ही नहीं। अब यहाँ मैं देखूँ तो ये जो दिख रहा है तुम्हें,
ये सफ़ेद सफ़ेद जो मैंने कर दिया, इसमें कितनी धारा होगी ये लगाना पड़ेगा आपको। अगर मैं इसमें धारा का मान निकालूं तो कैसे निकालूंगा मैं? देखिए, धारा का मान आई ये होता है डी ए, यानी धारा घनत्व और एरिया। अब अगर आप एरिया निकालें थोड़ा सा डी आर यहाँ मान लें आप, थोड़ा सा डी आर मान लें यहाँ पे, इस जगह पे ये जो डी आर है ये मान लें, थोड़ा सा आर में परिवर्तन, थोड़ा सा डी आर मान लें आप, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जे 2 पाई आर डी आर। ठीक, यानी ये वो थोड़ा सा क्षेत्रफल होगा जिसके अनुसार ये धारा बढ़ेगी, यानी इस जगह में धारा बढ़ेगी। ये देखिए, इस क्षेत्रफल में धारा कितनी आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद जे का जो मान बताया गया है वो ये है जे नॉट आर। इसे अगर लगा दूं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये बन गया जे नॉट 2 पाई, समाकलन कर दूं आर की घात 3/3 और लिमिट लगा दूं ए से आर, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? ए से आर तक ले रहे हैं। तो ये कुल धारा हो जाएगी जे नॉट 2 पाई बाई 3 आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये वो कुल धारा है जो एम्पियर के परिपथ में, एम्पियर के लूप में लगेगी। तो बिंदु P पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र देखूं तो बी पी 2 पाई आर, ये 2 पाई आर परिधि बन जाएगी, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा म्यू नॉट। अगर इसकी चुंबकशीलता निर्वात की जैसी है तो, अगर ये कोई और पदार्थ है तो फिर उसकी चुंबकशीलता यहाँ लगानी पड़ेगी। अभी मैं मान लेता हूँ कि ये निर्वात के जैसा है या वायु के जैसा है। अब धारा कितनी हो गई इसमें बंद? इसमें कितनी धारा बंद हो गई है? इस वाले हिस्से में, ये सफ़ेद सफ़ेद जो मैंने बनाया था, ठीक, ये वाली वैल्यू आ गई। देखो, लिख दो इसको, ये लगा दिया। देखो मैंने, अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 पाई है, ठीक, ये तो इसमें से कट रहा है, 2 पाई आर डी आर, ये सब चीज़ें तो इसमें से कट रही है। ठीक, तो ये तो 2 पाई तो काट दो, ये लो, और ये आर को उधर पहुंचा दो। ठीक, तो ये बन गया हमारा उत्तर। इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे कि समाकलन करने से पहले यानी धारा का मान निकालने से पहले इस आर को इधर वाले आर से काट देते हैं और बाद में करते हैं समाकलन। वो गलत हो जाता है, वो गलत होता है। ऐसे हम गाउस के नियम में भी करते हैं गलतियाँ, उसमें मैंने बहुत समझाया उदाहरण दे करके कि कुल धारा कितनी है उस बंद पाश के अंदर, जिसकी वजह से बिंदु P पर, पास के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। वो कुल धारा पहले निकालनी पड़ेगी समाकलन से, उसे फिर बाद में एम्पियर के नियम में लगाना पड़ेगा। ठीक, तो कुल मिला के पहले धारा निकालें, उसमें लगाएं। तो ये उदाहरण ऐसा था जो आपको बता रहा है अगर धारा घनत्व बदलता है तो समाकलन का इस्तेमाल करके पहले धारा निकालें, छोटा सा 2 पाई आर डी आर मानें, इस तरीके से इस विधि से समाकलन करें, सीमा लगाएं कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद उसे हल करें। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ। एक और बढ़िया सा उदाहरण लेता हूँ, टेक्निकल सा उदाहरण लेता हूँ। देखिए, चलिए ये कहते हैं कि हमारे पास एक अर्धवृत्तीय बेलनाकार कोश है। अर्धवृत्तीय बेलनाकार कोश लिख देता हूँ, अर्धवृत्तीय बेलनाकार कोश।
ठीक, कैसा है, अनंत लंबाई का है और उसमें धारा बह रही है। ठीक, में धारा आई, ठीक, अनंत लंबाई का है, लंबे लिख देते हैं, लंबे अर्धवृत्तीय बेलनाकार कोश में धारा आई और इसकी त्रिज्या आर। कहता है इसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। सबसे पहली चीज़ है कि ये दिखेगा कैसे, इसको बनाएं कैसे। तो पहले क्या करते हैं, एक अर्ध बेलनाकार कोश बनाने की कोशिश करते हैं। ये बनाएगा, देखो ऐसे। इसकी जो ये त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या, ये कितनी है, आर है। तो त्रिज्या को आर लिख सकते हैं, देखो इस त्रिज्या को आर लिख सकते हैं। और ये कोश इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे। अब ये कोश कोश की तरह दिखाई दे, उसका भी कोशिश करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ठीक, और ये जो चीज़ है इसको ठीक करते हैं, देखो ऐसे। अब देखो, अब ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सर देखो, ये तो कोश बन गया। अब ये देखो, तुम्हें दिख जाएगा भाई ये कोश है, आधा बेलनाकार खोल है, खोल जिसे बोल देते हैं, खोल, ऐसे। ठीक, इस तरह का है। और इसकी जो लंबाई है, वो कितनी है, वो अनंत लंबाई है। आगे पीछे ये अनंत लंबाई का है। इसके अक्ष पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इसका जो अक्ष है, वो इसका ये अक्ष है, देखिए केंद्र से होकर जा रहा है। इसके अक्ष पे आपको चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। ये अनंत से आ रहा है, अनंत को जा रहा है। इसमें जो धारा है वो है आई, धारा बह रही है। अब क्या करें, सरल सा उपाय ये है कि इसको दो हिस्सों में बांट लें। देखिए यहाँ से दो हिस्सों में बांट लें, और यहाँ अगर यहाँ छोटा सा हिस्सा मान लें, एंगल कोण थीटा पर थोड़ा सा हिस्सा मान लें, ये वाला हिस्सा जिसको कह सकते हैं, इस कोण को कह सकते हैं डी थीटा, इसे मान सकते हैं डी एल। और सिर्फ इसकी वजह से देखो, थोड़ा सा हिस्सा जो है ये ऐसे, इसकी वजह से जो धारा आएगी यहाँ पे, थोड़े से हिस्से की वजह से जो धारा आएगी, इस धारा में थोड़ी सी धारा की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं, तो वो लंबवत होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि धारा आगे जा रही है, तो घुमाएंगे तो यहाँ इस तरह ये थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। अगर दूसरे हिस्से में भी ऐसा ही करें, यहाँ थोड़ा सा मान लें कोई dB कोण थीटा लेते हुए, ठीक, ये भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। देखो ये थोड़ा सा हिस्सा है dl, और ये कोण भी d थीटा बनता है यहाँ पे, है ना। तो इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा, यानी इस दिशा में होगा dB। अब देखिए, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र किसी कोण पर हैं, मान लीजिए थीटा मान लें इस कोण को, तो यहाँ से बनने वाले जो कोण हैं ये वाले, ये होंगे थीटा, पक्का, क्योंकि ये इसके लंबवत है। तो थीटा 90 पे घुमाएंगे, थीटा थीटा बन जाएंगे दोनों। अब यहाँ देखा जाए तो इनका जो साइन थीटा है वो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डी बी साइन थीटा वाला जो अवयव है वो ख़त्म हो जाएगा, और डी बी कॉस थीटा वाले अवयव जुड़ जाएंगे। यानी नीचे की तरफ जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र डी बी कॉस थीटा 2dB कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा जो होगा वो 0 से 90 डिग्री तक काम करेगा, क्योंकि हम पहले ही दो हिस्सों में तोड़ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 2dB कॉस थीटा। अब dB यानी थोड़ी सी धारा की वजह से आया चुंबकीय क्षेत्र है। क्या करें उसके लिए? 2 म्यू नॉट DI 2 पाई R कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं
अनंत धारा की वजह से कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र, μ0I/2πr होता है। लेकिन धारा है कितनी, थोड़ी सी धारा है, बस थोड़ी सी धारा जो इसमें बह रही है, इसकी एक बारीक सी पट्टी में जो धारा बह रही है वो है डी आई। अब डी आई को ठीक कर लेते हैं, पहले तो 2 को ही हटा लेते हैं, इसको μ0I/πr। डी आई कुल धारा को पाई आर पे बांट देता हूँ और फिर आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, पहले कुल धारा को मैंने कितनी परिधि पे बांट दिया, फैली हुई है पाई आर पे। फिर थोड़ी सी लंबाई ली ये वाली डी एल, कितनी होगी ये लंबाई डी एल, इस थोड़े से चाप की लंबाई आर डी थीटा, तो वो लिख दिया, यानी कुल धारा बटे कुल लंबाई जिस पे धारा फैली है और छोटी सी लंबाई। अब यहाँ से इस आर को एक बार फिर काट देता हूँ, तो ये बन गया μ0I/π² आर, और आगे रह गया cos थीटा डी थीटा 0 से 90 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं 0 से 90, ठीक, या π/2 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के इसका समाकलन कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा μ0I/π² आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और समाकलन की सीमा 0 से 90 लगा दूंगा, 0 से 90, ठीक। तो ये 1 हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मेरा उत्तर होगा वो कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ उत्तर को, इस b को यहाँ ले जाता हूँ, b होगा μ0I/π² आर, बस ये होगा उत्तर। पक्का? इस तरीके से अगर आप समाकलन का इस्तेमाल करें और चीज़ों को गणितीय रूप में ले जाना चाहें, थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करते जाएं, तो आप जाते हैं IIT JEE एडवांस तक आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करते जाइए, गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में थोड़ा थोड़ा करते जाइए, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। फुल कोर्स का मतलब है कि सारा सब कुछ मिलेगा आपको जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनसे जुड़ी हुई किताबें हैं, SC वर्मा है, इरोडॉव है, या मेरा अपना अनुभव है जो मैं कई सालों से देखता हूँ भाई इस तरह के सवाल आते रहते हैं, वो मिलेंगे। NCERT का पूरा हल मैं करवाता हूँ, उदाहरण में कराता हूँ। जब भी मैं कोई टॉपिक लेता हूँ उसमें ज़रूरी जो न्यूमेरिकल उदाहरण होते हैं मैं हमेशा उनको देता हूँ। तो फुल कोर्स का मतलब बड़ा कोर्स है। अगर फुल कोर्स की बात करें तो पड़ेगा लगभग 350 घंटे के आसपास पड़ेगा जाके फुल कोर्स। 350 घंटे यानी 365 दिन हैं, तो इसका मतलब हो गया 1 घंटा रोज़ पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके फुल कोर्स निपटेगा। फुल कोर्स हो गया तो गाड़ी परले पार हो जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।